नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बाउंड्री कंडीशंस एट द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, मतलब डिफरेंट मीडिया। तो आज हम क्या करेंगे, आपके जो डिफरेंट मीडिया के ऊपर सरफेस होता है ना, इंटरफेस होता है, उसकी आपके बाउंड्री कंडीशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे आपका ये डायग्राम है, इसमें आपके क्या है, मीडियम के दो मीडियम है ना, तो इनके इंटरफेस के आप क्या पढ़ेंगे, इनकी बाउंड्री कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस एट द इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट मीडिया आर द कंडीशंस विच द टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स E, H, D एंड B मस्ट सेटिस्फाई द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। तो आपकी बाउंड्री कंडीशन है ना इंटरफेस के ऊपर, वो आपकी क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। जो आपके टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं ना, ये वो क्या करते हैं, इंटरफेस को दो मीडिया के ऊपर सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या होंगी, आपके पास चार बाउंड्री कंडीशन होंगी। ठीक है, तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है आपकी, 4E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन 4E, इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव। तो आपकी पहली मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, डेल क्रॉस E इजिकल टू माइनस करले B अपॉन करले T। तो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। ठीक है, क्या होती है, करल B इजिकल टू माइनस करल B अपॉन करल T होता है। ठीक है, ये करली है, ये करल है, याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंस्ट्रक्ट कर लिया, पी क्यू आर एस आपने क्या कर लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप बना लिया एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया बाउंडिंग द सरफेस। तो उनके सरफेस के ऊपर आपका क्या है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, इन दोनों का मीडिया तो आपको पता ही है। इंटरफेस क्या आपके जो बार वाला क्या होता है, इंटरफेस होता है, और वो क्या करता है, बाउंडिंग करता है सरफेस से। ठीक है, तो सरफेस इसका देखो, ये भी सरफेस है, ये बार वाली जो भी है वो आपका क्या है, सभी सरफेस हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन थी ना, उसको आपने क्या कर दिया, दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल कर लिया हमने। ठीक है, तो इसका सरफेस इंटीग्रल कर दिया पहले करली का, मतलब डेल क्रॉस C का, और ये आपका क्या था, माइनस करली B अपॉन करली T था, इसका भी सरफेस इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल है ना, ये है, उसको हम क्या कर देंगे, लाइन इंटीग्रल में चेंज कर देंगे स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, एक सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करती है। तो देखो आपका सरफेस इंटीग्रल ये होता है डेल क्रॉस C ds, साथ में सरफेस इंटीग्रल साइन, ये आपका लाइन इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, E डॉट dl हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल में आप ये लिख सकते हैं, तो आपने लिख दिया ये। और ये लाइन क्या होंगी आपकी, पी क्या आर एस होंगी, पी क्या आर एस रेक्टेंगल लूप की। ठीक है, ये आपका एज इट इज़। तो हम क्या करेंगे, देखो आपके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किस में बनता है आपका, एक तो बनेगा आपका पी क्या में, एक बनेगा आपका क्या आर में, एक बनेगा क्या आर एस में, और आपका बनेगा एस पी में। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सरफेस इलेक्ट्रिक E1 किस में होगा आपका, लेंथ पी क्या में होगा। ठीक है, और E2 आपका किस में होगा, आर एस में होगा। ठीक है, और एक E3 आपका किस में होगा, क्या आर में होगा, और क्या E4 होगा आपका क्या एस पी में होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखना, देखो पी क्या में आपका E1 है, लेंथ आपकी पी क्या है, इसमें E3 आपका क्या है, क्या आर है E3 के लिए। ठीक है, इसमें आपका क्या आर एस है, उसमें आपका E2 होगा, एस पी है आपका, उसकी लेंथ आपके पास क्या होगी, E4 है, और उसकी लेंथ आपकी एस पी होगा। ठीक है, तो सभी की लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, DL होगी। ठीक है ना, लेंथ आपकी क्या सब में DL होगी, DL मान लेंगे हम। तो पी क्या के लिए आपका E1 हो गया, आर एस के लिए E2 हो गया, E3 के लिए क्या आर हो गया, E4 के लिए ये हो गया, इजिकल टू में आपका ये हो गया। ठीक है, तो इफ़ द लूप इज़ मेड टू श्रिंक so that SP is 0, then there is no contribution from sides QR and SP। तो उसने बताया यदि आपका लूप क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, तो आपका SP क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। देखो आपका यदि आपका ये लूप है, ये आपका श्रिंक सिकुड़ जाए, तो आपका SP क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बताया, आपका SP और QR में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो आपका ऊपर वाले और नीचे वाले में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगी, क्या आर और एस पी वाले टर्म 0 हो जाएंगी, ये दोनों आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, और ये आपका एज इट इज़ होगा। ठीक है, इतना क्या समझ में। अब देखो करली B अपॉन करली T यदि आपका फाइनाइट है हर जगह,
तो आपका क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू 0 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, एस पी 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका एस टेंड्स टू 0 है तो आपका क्या आएगा, एस पी 0 आएगा। और राइट हैंड साइड है ना ऊपर वाली इक्वेशन की, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या बताया आपको, कर ली बी अपन कर ली टी, यदि आपका क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए हर जगह, तो आपका सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एस 0 हो जाएगा और एस पी भी आपका 0 हो जाएगा। तो बात ही है आपका ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपकी राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसमें लेंथ आपकी क्या थी, पी क्या थी, और E2 के लिए आपकी क्या आर एस है। ठीक है, ये आपके वेक्टर लिख लेंगे आप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो आर एस को आप पी क्या में लिखेंगे, तो आपका क्या लिख देंगे, आर एस इजिकल टू माइनस पी क्या हो जाएगा। कैसे लिखा है इसने, देखो आपका आर एस है इजिकल टू आप पी क्या लिखे, देखो पी क्या हो, यदि आपके पैरेलल हो एस पी के तो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, यदि आपका पी क्या हुआ है तो आपको आर एस लिखना, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके एंटी पैरेलल है ना, तो आपका पी क्या इजिकल टू ये साइड पी क्यू इजिकल टू माइनस क्या आएगी, एस आर आएगी। ठीक है ना, पी क्या इजिकल टू आर एस, सॉरी आर एस। ठीक है ना, पी क्या इजिकल टू आपकी क्या आएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ना, पी क्या इजिकल टू माइनस आर एस होगी, क्योंकि E1 की साइड आपकी इस साइड है और आर एस की साइड आपकी इस साइड है, क्योंकि इसके अपोजिट में है ना, तो आपने माइनस ले लिया। ठीक है, हो गया ये। तो आर एस की जगह आपने माइनस पी क्या लिख दिया, हो गया। तो पी क्या ये आपको उस साइड आ गया, दूसरी साइड, तो ये आपका तीनों साइड क्या हो गया, आपकी 0 हो गई। तो 0 भी नहीं होंगे तो आपने क्या कर दिया, पी क्या से पी क्या कैंसिल हो गया, तो E1T इजिकल टू E2T आ गया आपका। ठीक है, और ये आपके क्या रिप्रेजेंट करें, आपके टेंजेंट का रिप्रेजेंट करें। ठीक है, टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू मीडिया 1 एंड 2। तो 1T का मतलब क्या आपका, आपके मीडिया 1 में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट है, टेंजेंट कंपोनेंट है। इस ये क्या आपका मीडिया सेकंड में आपका टेंजेंट कंपोनेंट है। ठीक है, हो गया ये। अब आगे क्या है इसका, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई आर कंटिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। तो आपका क्या है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना ई का, वो आपका क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, इंटरफेस बिटवीन दो मीडिया के इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ई इज कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंडिंग सेपरेटिंग द मीडिया। तो आपका ई क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, जो करता आपकी दो बाउंड्री को क्या, दो मीडिया को क्या करता है, सेपरेट करता है, वो हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना आपका ई का, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इंटरफेस ऑफ टू मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो आपका इसी क्वेश्चन में बता रखा है, ये आपका बीच में है ना, ये आपका क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूस होगा बाउंड्री के ऊपर, जो आपके मीडिया को सेपरेट करती है। तो दोनों मीडिया को सेपरेट आपकी क्या करती है, ये लाइन करती है ना, ये बीच वाली। ठीक है, ये है। ठीक है, हो गया ये। तो एक बार फिर से रिविजन करा देता हूँ इसका। देखो पहला क्या आपका बाउंड्री कंडीशन है आपकी ई के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या मान लिया है कि पी क्या हुआ, रेक्टेंगल लूप मान लिया। उसके क्या आपका, उसके दो इंटरफेस हैं। ठीक है ना, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया बाउंडिंग द सरफेस, और दो मीडिया आपस में जुड़ के बना रही हैं आपका पी क्या हुआ, रेक्टेंगल लूप। ठीक है, हो गया। और उनका सरफेस क्या आपका ऐसा है, तो आपका सरफेस क्या होगा, जो भी ऊपर है ना ये टर्म, जैसे E1 E2 E3 E4 आपका क्या है, ये सरफेस के ऊपर है। ठीक है, और मैक्सवेल की इक्वेशन आपने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्या होती है, एक डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस कर ले बी अपन कर ली टी होती है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसका सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, दोनों साइड कर दिया, और इस सरफेस इंटीग्रल को आपने लाइन इंटीग्रल में चेंज कर दिया स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करके। तो ये आपने क्या लिख दिया, देखो सरफेस इंटीग्रल को आपने लाइन इंटीग्रल में चेंज कर दिया स्टोक्स थ्योरम से, तो इसकी जगह आपने ये लिख दिया, हो गया ये। तो अब देखो इसको आप क्या लिख दोगे, अलग अलग के लिख देंगे लेंथ के लिए, जैसे E1 हो गया पी क्या के लिए, साथ में DL आपका सेम रहेगा लेंथ सब की, प्लस E2 के लिए आपका क्या हुआ RS हो गया, प्लस E3 QR के लिए है, E4 आपका SP के लिए है। ठीक है, इजिकल टू में आपका ये हो गया। ठीक है, तो आप देख लेना E1 में आपकी साइड क्या पी क्या है, और आपकी RS में आपकी क्या E2 है, क्या वार में आपका E3 है, और SR में आपका E4 है। ठीक है ना, इस तरह लिखी इसने। अब क्या बताया, यदि आपका लूप है ना श्रिंक हो जाए तो आपका SP क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका रेक्टेंगल लूप है, ये आपका सिकुड़ जाए तो आपका SP क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसने ये बताया है। तो आपका SP 0 हो जाएगा, तो आपकी क्या वार और SP आपका साइड क्या हो जाएंगे ना, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। देखो श्रिंक हो गया मतलब सिकुड़ गया नू, तो आपका क्या वार और PR का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना अपना,
तो क्या हो जाएंगी आपकी क्या और एस आर की टर्म आपकी हो जाएंगी 0, ठीक है, और आपकी टर्म एज इट इज़ हो गई। तो इसके बाद क्या बताएं, यदि आपका करली बी अपन करली टी फाइनाइट हो जाए हर जगह, तो और साथ में आपका एस हो जाए 0, तो आपका एस पी को क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आपकी राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये हो गया, ये 0, लेफ्ट हैंड साइड आपकी एज इट इज़। तो लेंथ है आपकी, तो E1 में आपकी लेंथ क्या थी, पी क्या थी, E2 में आपकी लेंथ RS थी, तो आपने लिख लिया। और पी क्या आपका क्या होता है -RS होता है, या आप -RS इजिकल टू -P क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख लो। ये कैसे लिखा देखो, पी क्या हुआ आपका वो RS के अपोजिट में है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसमें ये है, तो आपका क्या होगा पी क्या इजिकल टू -RS हो गया, ठीक है, क्योंकि इनके अपोजिट डायरेक्शन है तो आपने माइनस लगा दिया। तब आपने क्या कर दिया, RS की जगह आपने -P क्या पुट कर दिया, और ये आपका इस साइड आ गया। तो इसके बाद पी क्या उससे आपका पी क्या कैंसिल हो गया, तो आपका E1T इजिकल टू E2T आ गया। ये आपके क्या टेंजेंट के कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो आपके दो मीडिया को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया टेंजेंट के कंपोनेंट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, मीडिया 1 और 2 के लिए। तब अब इसने क्या बताया है, जो आपके टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना ई के, वो आपका क्या है कंटिन्यूस है, किसके ऊपर, दो मीडिया के इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। तो आपका क्या होगा ई कंटिन्यूस हो गया, कहाँ पर, अक्रॉस द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया, जो आपके दो मीडिया को क्या करती सेपरेट करती है। तो इसके लिए आपका क्या हो गया, ये आपका कंटिन्यूस हो गया, किसके लिए, जो आपका इंटरफेस दो मीडिया को सेपरेट करता है वो। तो बीच वाली लाइन है नहीं आपकी क्या है, इन दोनों मीडिया को अलग करती है वो है, ठीक है। तो अब आ गया आपकी बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी, तो वो आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन थी। अब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए, डेल डॉट डी इजिकल टू रो होती है, ठीक है। तो आप मैक्सवेल इक्वेशन फिर याद रखना। तो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए, डेल डॉट डी इजिकल टू रो होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका लेट अस कंस्ट्रक्ट ए पिल बॉक्स लाइक सरफेस एस कंटेनिंग ऑफ 4 सरफेस S1 S2 S3 एंड S4। तो हम क्या करेंगे, एक पिल बॉक्स की तरह आपने क्या कर लिया, एक सरफेस मान लिया, जैसे पिल बॉक्स है आपका, पिल आप कैसे मान, जैसे आपका कैप्सूल होता है, सिलेंडर होता है, वैसा होता है, ठीक है ना। आपने एक पिल बॉक्स मान लिया और उसका सरफेस क्या है S है, और उसके वो क्या करता है, उसके 4 सरफेस हैं। पहला सरफेस आपका S1 हो गया, दूसरा आपका S2 हो गया, एक आपका क्या हो गया S3 हो गया, एक आपका S4 हो गया, ठीक है। और ये लाइन आपकी क्या करती है, दो मीडिया को सेपरेट करती है, ठीक है ना, हो गया। और पूरे की लेंथ आपके पास क्या है पिल बॉक्स की, डेल L है, ठीक है, हो गया ये। और एन कैप्ट आपकी क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है S की, ठीक है, हो गया ये। तब हम क्या करेंगे, आपका ये इक्वेशन है ना, इसका क्या कर देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया, इसका भी कर दिया, तो इसका क्या, तो आपका क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल साइन dv आ गया, इसका भी साथ में इंटीग्रल साइन dv आ गया, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या कर दिया, पिल बॉक्स मान लिया, उनका सरफेस क्या है S1 S2 ऊपर नीचे वाला है, S3 और S4 आपकी ये हैं, ठीक है, जो आपके दो मीडिया में बढ़ जाते हैं वो, हो गया। इसके बाद क्या कर दिया आपने, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल इसको हम क्या करेंगे सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देंगे। और वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रयोग करके, यूज करके, ठीक है। तो इसको हम सरफेस इंटीग्रल में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इसको चेंज करेंगे तो आपका सरफेस इंटीग्रल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो डेल आपका हट जाएगा ds, ये सरफेस इंटीग्रल साइन, तो इसकी जगह आपने सरफेस इंटीग्रल लिख दिया। तो अब क्या लिख दोगे, आपके सभी सरफेस के लिए लिख देंगे, S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए, S4 के लिए, ठीक है, हो गया। तो S1 के लिए आपका क्या हुआ D1 हो गया, S2 के लिए D2 हो गया, S3 और S4 के लिए आपका क्या हो जाएगा ds हो गया, ठीक है, D3 D4 हो गया, ठीक है, इसका D3 इसका D4 इजिकल तो आपका रो dv है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यदि आपका DL 0 हो जाए, DL 0 हो जाए, इसका मतलब क्या आपका ये है ना पिल बॉक्स है, ऐसे सिकुड़ जाए मतलब, ठीक है, श्रिंक हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा DL 0 हो जाएगा। और आपका S3 और S4 का आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
वो यूज होगा किसकी बजाय, आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बजाय, ठीक है। तो इसने क्या बताया, देखो यदि आपका डेल ज़ीरो हो जाए, डेल एल ज़ीरो हो जाए, तो इसका और इसका S3 और S4 का आपके पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज होगा किसकी बजाय, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बजाय। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो तो आपका S3 और S4 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो आपकी दोनों जीरो हो गई, ठीक है। और आप क्या यूज़ करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बजाय। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, सिग्मा ए लिख दिया। क्यों, क्योंकि आप क्या करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इसकी जगह आपने क्या करा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया ना आपने, तो ये हो गया सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट है। डी ए की जगह आपने क्या कर लिया, S1 S2 का टोटल एरिया आपने ए मान लिया, ठीक है। तो डी ए आपने ए मान लिया, हो गया। तो इसकी जगह आपने क्या कर दिया, सिग्मा ए हो गया। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा, थोड़ा हाँ, D1 वेक्टर डॉट N1 कैप्ट S1, इसी तरह D2 वेक्टर N2 कैप्ट S2। तो N1 N2 आपको क्या बताता है, जो आपका S है ना उसकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना, S1 और S2 की। तो आपका क्या हो जाएगा, और S1 और S2 आपका क्या था, A था, ठीक है। तो S1 S2 आपका A था, तो दोनों A लिखेंगे साथ, तो आपका A से A कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें भी आपका A आ गया, इसमें भी A आ गया, S1 S2 की जगह, और इजिकल टू में A था ही आपका, तो आपका A से आपका A कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया। तो अब आप N2 की जगह पे N1 लिख सकते हैं। क्यों, आपका N2 वेक्टर है वो आपका क्या है, नेगेटिव माइनस N1 है। क्यों है, क्योंकि क्या है, N1 और N2 आपका क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप एक के साथ माइनस ले सकते हो। तो N2 की जगह आपने माइनस N1 लिख दिया, इजिकल टू सिग्मा हो गया। तो इसको अब आप क्या लिख सकते हो, D1N लिख सकते हो वेक्टर, माइनस D2N लिख सकते हो, इजिकल टू सिग्मा। तो ये आपके क्या आ गए, आपके नॉर्मल कंपोनेंट आ गए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के दो मीडिया के अंदर, ठीक है, हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन से क्या बता सकते हैं, आपका ये इक्वेशन क्या बताती है हमें, जो आपके नॉर्मल कंपोनेंट है ना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डी के, वो आपके क्या कंटिन्यूस नहीं है इंटरफेस के ऊपर, एंड द चेंज टेक प्लेस बाय अमाउंट विच इज इक्वल टू द फ्री स्पेस चार्ज डेंसिटी एट द सरफेस। तो आपका जो क्या हुआ, चेंज हुआ है ना, चेंज टेक प्लेस हुआ है, वो आपका क्या होगा, किसके इक्वल होगा, आपका जो आपका फ्री चार्ज डेंसिटी का वो हुआ है ना इंटरफेस के ऊपर, उसका इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, डी आपका कंटिन्यूस नहीं है अक्रॉस द सरफेस बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। तो उसी तरह आपका हो गया, उसमें आपका ये कंटिन्यूस आया था, इसमें आपका क्या आ गया, क्या बताया आपका, जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट है ना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का, वो आपका सरफेस के ऊपर क्या आपका कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो आपको एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं हम। देखो आपकी बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन ले ली इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो क्या हो गया आपके डेल डॉट डी इजिकल टू रो होगी, ठीक है। तो इसके बाद आपने एक पिल बॉक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके आपके पास क्या है, सरफेस है, उसका 4 सरफेस हैं। तो पहला सरफेस S1 है, दूसरा S2 है, तीसरा S3, चौथा S4 है, और ये बीच की लाइन है ना, ये आपकी क्या करती है, इन दो मीडिया को सेपरेट करती है, ठीक है। DL आपकी क्या लेंथ है पिल बॉक्स की, ये आपका क्या ले लिया, पूरा एरिया मान लिया आपने, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर दिया, इसको आपने वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया दोनों साइड, तो कर दिया था आपका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया था आपका, ये आ गया। अब आप क्या कर दोगे, इस वॉल्यूम इंटीग्रल को आपने सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करके, हो गया इतना। तो ये करने के बाद आपने सरफेस इंटीग्रल आपका क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ से देख लेना आप। तब हम क्या कर देंगे, इसको DDS, ये आपका क्या पूरे सरफेस का है, तो अलग अलग सरफेस का लिख दिया अपने चारों का, S1 का, S2 का, S3 का, S4 का। तो इसके बाद इसने क्या बताया आपका, यदि आपका डेल एल 0 हो जाए, तो आपका देखो S1 और S3 और S4 का क्या हो जाएगा, मीडिया का इस सरफेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा आपका। तो आप क्या यूज़ करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करोगे, किसकी बजाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब इसके बजाय आप क्या करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपका S3 और S4 इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो आपकी दोनों टर्म क्या होगी, 0 हो गई, इजिकल टू में आपका क्या आ गया। और आप क्या करोगे, इसकी जगह आप क्या करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करोगे, तो आपने सिग्मा ए लिख दिया। और कैसे लिखा, देखो इसकी जगह आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे तो आपको ये हो जाएगा, टोटल एरिया आपने मान लिया ए मान लिया, ठीक है।
और आपके S1 S2 आपकी क्या है, ए है, ठीक है। तो देखो ये आपका इसके इक्वल हो गया। इसको आपको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, D1 डॉट एन कैप्ट S1 हो गया, इसका ये हो जाएगा इजिकल टू सिग्मा ए आ गया, ठीक है। तो सरफेस आपका S1 S2 आपका किसके इक्वल, ए के इक्वल है, तो आपने लिख दिया ए और ए, तो दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है तो आपका कैंसिल हो गया। फिर आपका आ गया ये, तो आपका देखो N1 N2 कैप्ट किसके इक्वल, आपका N1 कैप्ट के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे का नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो आपने लिख दिया, तो बाद में क्या हो गया आपका, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, D1n वेक्टर माइनस D2n वेक्टर इजिकल टू सिग्मा। तो ये आपके क्या हो गए, दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके नॉर्मल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, जो आपके दो मीडिया के अंदर है। तो इस इक्वेशन से आप क्या बता सकते हो, आपका हम ये बता सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नॉर्मल कंपोनेंट है ना, वो आपकी कंटिन्यूस नहीं है। यदि वो आपके जीरो आ जाती है, आपस में एक दूसरे इक्वल आ जाते तो आपका क्या हो जाता, कंटिन्यूस हो जाता, और नहीं है तो आपके क्या है, ये आपके क्या बता है, ये नहीं है तो आपके ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपका जीरो के इक्वल नहीं आया है तो ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बताया इसने, नीचे लाइन आपकी ये आ गई, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। एंड चेंज टेक प्लेस बाय एन अमाउंट विच इज इक्वल टू द फ्री स्पेस चार्ज डेंसिटी। जो आपका चेंज टेक प्लेस हुआ ना, वो आपका किसके इक्वल होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो आपका फाइनली क्या आ गया, आपका डी कंटिन्यूस नहीं है दो मीडिया के सरफेस के ऊपर, ठीक है, होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कंडीशन, ठीक है। तब आपका आपके आगे बाउंड्री कंडीशन फॉर बी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बी की बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी के लिए डेल डॉट बी इजिकल टू 0 होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी के लिए बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, हो गया ये। तो इसके लिए आपने क्या किया, एट एनी इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया लेट अस कंस्ट्रक्ट ए पिल बॉक्स लाइक एस कंसिस्ट ऑफ 4 सरफेस। तो पीछे वाले में हमने क्या कर लिया था, एक पिल बॉक्स मान लिया और उसके ऊपर आपके क्या है, 4 सरफेस हैं, S1 S2 हैं, S3 S4 हैं, ठीक है, और उसकी DL उसकी क्या लेंथ है, और ये आपकी दो मीडिया को सेपरेट करती है, वो मान लिए, ठीक है। तब हम क्या कर देंगे, आपका डेल डॉट बी इजिकल टू 0 है, तो इसका आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया दोनों साइड है। तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल साइन dv आ जाएगा, साथ इसकी 0 का वॉल्यूम इंटीग्रल 0 हो गया आपका, ठीक है। तो इसको आप क्या कर दोगे, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया, तो ये आपका आ गया BDS लिख दिया आपने इजिकल टू 0 हो गया। इसको आपने अलग अलग सरफेस के लिए लिख दिया, B1 के लिए, B2 के लिए, B3 B4 आ गया, S1 S2 S3 S4 की इजिकल टू 0 हो गया। पिछले में आपने सेम किया था, इसमें आपका 0, उसमें आपका क्या थी, टर्म थी एक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसने क्या बताया, यदि आपका B फाइनाइट होता है हर जगह तो आपकी पिल बॉक्स की लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और DL मतलब डेल L आपका 0 हो जाए, तो आपका क्या होगा, S3 और S4 का आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो आपके S3 और S4 आपके क्या हो गए, 0 हो गए, तो आपके ओनली ये टर्म बच गई, वो आ गया आपकी 0 के इक्वल, ठीक है। इसको आपने सोल्व किया, तो सोल्व करेंगे तो आपका साथ में एन कैप्ट और N2 कैप्ट आ जाएगा, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद देखो DS आपका दोनों कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल आपको ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये दोनों टर्म बच गई, तो अब आप क्या लिख सकते हो, N2 कैप्ट क्या होता है, माइनस N1 कैप्ट होता है, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, इनकी जगह आप एक यूज कर सकते हो ना, ठीक है। तो N2 की जगह आपने क्या लिख लिया, माइनस N1 कैप्ट लिख दिया इसमें, और फिर क्या आ गई, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल आ गई, तो ये आपका इसको आप क्या लिख सकते हो, B1n वेक्टर इजिकल टू B2n वेक्टर। तो ये आपके क्या हो गए, नॉर्मल कंपोनेंट हो गए B के, और ये यदि आपके इक्वल आ गए तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके क्या करते हैं, आपके जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना B के, वो आपके क्या कंटिन्यूस हैं सरफेस की बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, या इंटरफेस के ऊपर। तो आपका क्या होगा, B कंटिन्यूस हो गया दो मीडिया के लिए, हो गया ये। तो इसके लिए आपने क्या किया, मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए मैक्सवेल इक्वेशन लिखी, उसके बाद एक पिल बॉक्स मान लिया, उसके 4 सरफेस हैं आपके पास, S1 S2 S3 S4, ये दोनों मीडिया को अलग करती है, ठीक है। N1 N2 इनकी डायरेक्शन बताते हैं, डेल L इसकी लेंथ है, ठीक है। इसके बाद इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया दोनों साइड,
और इसके बाद इसने सरफेस इंटीग्रल चेंज कर दिया, और इसके बाद क्या करे, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग लिख दिया। और फिर क्या बता, यदि आपका बी फाइनाइट होता है हर जगह, तो जो आपका डी एल है ना, तो वो आपका जीरो हो जाएगा। और तो आपका डी एल जीरो हो गया, तो S3 और S4 की कंट्रीब्यूशन आपकी नहीं होगी कुछ भी, तो आपकी क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो गई। तो आपकी ये टर्म बच गई इक्वल टू जीरो। तो इसको सोल्व किया तो अपने N1 और N2 कैप साथ में आ जाएंगे। तो DS आपका इस साइड आके जीरो आ गया, मतलब सरफेस इंटीग्रल आपका जीरो हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसने देखो आपका N2 क्या होता है, -N1 कैप्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपने N2 की जगह -N1 लिख दिया, तो आपकी क्या हो गई, दोनों इक्वल आ गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B1N वेक्टर इजिकल टू B2N वेक्टर इजिकल टू, ठीक है, सॉरी, B1N वेक्टर इजिकल टू B2N वेक्टर। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो आपका हमें क्या पता चलता है, जो B के नॉर्मल कंपोनेंट है ना, वो आपके क्या है, कंटिन्यूस हैं बाउंड्री के ऊपर और इंटरफेस के ऊपर, ठीक है, हो गया। तो ये हमें बताना था, जो आपकी बीच वाली लाइन है ना, ये B के लिए वो आपकी क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आपकी फोर्थ कंडीशन क्या है, आपकी H के लिए है, बाउंड्री कंडीशन फॉर H। तो H के लिए आपकी मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, H आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो इसकी मैक्सवेल इक्वेशन आपके पास क्या होती है, डेल क्रॉस H इजिकल टू J प्लस करली D अपॉन करली T। और J आपका क्या होता है, कंडक्शन करंट डेंसिटी होती है, और ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या कर दिया, इन दोनों का आपने क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रल कर दिया दोनों साइड। तो इसका सरफेस इंटीग्रल इसका कर दिया, ठीक है। तो साथ में साइन, साथ में DS आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है, साथ में इसका। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आप क्या कर लोगे, एक PQRS रेक्टेंगल लूप मान लेंगे हम, ठीक है ना। और बीच वाली लाइन क्या है, दो मीडिया को सेपरेट करती है, और DL उनकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। जो आपने पहले उसमें पढ़ा था ना, E के लिए बाउंड्री कंडीशन फॉर E पढ़ी थी ना, वही उसकी तरह सेम हो गया है, ठीक है ना। तब देखो इसने क्या कर दिया, इनका सरफेस इंटीग्रल कर दिया। अब आप क्या कर दोगे, ये आपका सरफेस इंटीग्रल है, इसको आप क्या कर दोगे, लाइन इंटीग्रल में चेंज कर दोगे। तो इसका लाइन इंटीग्रल आपके पास क्या हो जाएगा, HDL हो जाएगा, ठीक है ना। आप स्टोक थ्योरम और गोज डाइवर्जेंस थ्योरम का अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको बार बार कर रहे हो, लाइन इंटीग्रल को सरफेस में चेंज कर रहे हो और वॉल्यूम को सरफेस में कर रहे हो, ठीक है। तो आपने सरफेस इंटीग्रल को आपने क्या कर दिया, लाइन इंटीग्रल में चेंज कर दिया। तो इसकी जगह आपने ये लिख दिया इजिकल टू ये आपका एज इट इज है, ठीक है। तब हम क्या कर देंगे, अलग अलग लेंथ के लिए लिख देंगे, जैसे PQ के लिए आपका H1 हो गया, साथ में आपका DL लेंथ हो गई, प्लस में H2 हो गया, इसका RS हो गया, RS के लिए है ना ये सरफेस DL हो गया। इसी तरह QR के लिए आपका H3 हो गया, SP के लिए आपका ये हो गया, ठीक है, इजिकल टू में आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या बताया, आपके जो लूप है ना, ये दो लूप है, ये आपके श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो आपका DL क्या हो जाएगा, डेल L आपका जीरो हो गया। तो आपका क्या होगा, जो आपके ऊपर वाले और नीचे वाले हैं ना, H3 और H4 का, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मतलब क्या है, QR और SP वाले ये है ना, इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कुछ भी। तो ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आपने दोनों जीरो करके आपकी PQ और RS की टर्म बच गई, इजिकल टू आपका आ गया ये, ठीक है। तो इसके बाद देखो, यदि आपका करली D अपॉन करली टाउ हर जगह बाउंडेड हो, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है ना, इसका करली D अपॉन करली T का, वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो गया। तो क्या बता, यदि आपका करली D अपॉन करली T हर जगह बाउंडेड हो, तो आपका इसका सरफेस इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसने यही बताया है। तो आपका क्या रह जाएगा, ओनली J वाला रिलेशन बच जाएगा, J का सरफेस इंटीग्रल रहेगा हमारा ओनली, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका साथ क्या आएगा, N वेक्टर आएगा। और N वेक्टर आपका क्या है, क्या बताता है कि आपका J और DS के आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। सॉरी, J और N कैप्ट क्या बताता है, आपका J की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और आपका GS क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंपोनेंट है, जो आपका क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ H की, ठीक है, हो गया ये क्या बताइए, करली D अपॉन करली T आपका बाउंडेड हो गया हर जगह, तो ये आपका जीरो हो गया। तो ये जीरो हो गया, तो आपकी टर्म बच गई, इसमें ओनली ये बच गई J वाली, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, J डॉट N कैप्ट DS आ गया। तो और
तो हमें क्या पता चलता है, जे और आपका एन क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और जे एस आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंपोनेंट है, जो कि आपका डायरेक्शन ऑफ एच के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। जो आपके दो बचे थे ना पी क्यू और आर एच में, वो लिख लिए, और इजिकल टू में आपका क्या आ गया, जे एस परपेंडिकुलर टू एन कैप्ट आ गया। ठीक है, तो अब देखो आपका लेंथ आपकी क्या है, इसमें पी क्यू है, इसमें आपकी आर एस है, तो लिख दिया आपने। तो आपका देखो आर एस क्या होता है, माइनस पी क्यू होता है। तो पहले मैं पढ़ा था, क्यों लिखा आपने ये, क्योंकि देखो पी क्यू की डायरेक्शन क्या है, आर एस के अपोजिट है। देखो इसकी तो आपकी मिल रही है इसमें, देखो इस तरह है ना आपकी डायरेक्शन, और इसकी इस तरह है, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपका पी क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा आर एस का। ठीक है, तो आपने लिख दिया ये। तो आपने क्या कर दिया, आर एस की जगह आपने माइनस पी क्यू यूज कर लिया। तो पी क्यू आपका कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आपका देखो क्या बचा, आपका H1 टी मान लिया। तो पी क्यू देखो आपका क्या है, पी क्यू आपका बार वाला सरफेस है ना, मतलब टेंजेंट मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, H1 टी हो गया माइनस H2 टी हो गया, इजिकल टू जी एस परपेंडिकुलर टू एन कैप। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या आ गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गए आपकी ये। और ये क्या आपका जीरो की इक्वल नहीं आता, इसका मतलब क्या आपकी ये कंटिन्यूस नहीं है सरफेस के ऊपर, बट चेंजेस बाय एन अमाउंट विच इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एच। तो इसने क्या बताया, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, वो आपकी कंटिन्यूस नहीं है सरफेस के ऊपर, लेकिन जो आपके अमाउंट चेंज हो रही है ना, वो आपकी किसके इक्वल है, आपकी जो कंपोनेंट है ना आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये, और आपका क्या है टेंजेंशियल कंपोनेंट का, उनके इक्वल है। ठीक है, यदि आपका फाइनाइट हो फॉर फाइनाइट कंडक्टिविटी, तो आपकी कंडक्टिविटी फाइनाइट हो, तो आपका जी एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा, इजिकल टू जीरो आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना एच की, मतलब एच का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, वो आपकी क्या आ गई, कंटिन्यूस आ गए। ठीक है, यदि आपके दोनों इक्वल आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या आपके ये आपके कंपोनेंट ही आपके क्या हो गए, कंटिन्यूस हो गए। ठीक है, हो गया। तो क्या बता, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कंटिन्यूस अक्रॉस द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया। तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, वो आपके क्या हो गए, कंटिन्यूस हो गए सरफेस के ऊपर। इफ़ द कंडक्टिविटी इज़ फाइनाइट, यदि आपकी कंडक्टिविटी फाइनाइट होती है तब, बट इट इज़ नॉट फॉर फाइनाइट इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। तो ये आपका किसके लिए हुआ, फाइनाइट कंडक्टिविटी होती तभी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होंगे ये कंपोनेंट। यदि आपकी इनफाइनाइट है तो आपकी ये कंटिन्यूस नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका एक बार फिर से देते हैं रिवीजन एक बार। एच के लिए आपकी मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। इसके बाद क्या कर दिया, दोनों का सरफेस इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, और इसमें भी आपने पहले की तरह क्या मानना है, एक पी क्यू आर एस रेक्टेंगल लूप मानना। ठीक है, और ये बीच वाली लाइन करती इन दोनों को सेपरेट करती है, वो है सेपरेटिंग साइड है, और ये आपकी डी एल लेंथ है। H1 आपका क्या है, H1 की डायरेक्शन पी क्यू है, H3 की क्या आर है, आर एस की अपनी H2 की अपनी आर एस है, इसकी है। ठीक है, तो आपने सरफेस इंटीग्रल लिख दिया, और इसको आपने क्या कर दिया, लाइन इंटीग्रल लिख दिया, स्टोक्स थ्योरम का यूज करके कर दिया। इसके बाद देखो आपका पी क्यू आर एस आ गया, मतलब लाइन इंटीग्रल आपकी क्या है, पी क्यू आर एस की है। तो आपने पी क्यू के लिए अलग लिख दी, आर एस के लिए अलग, क्यू आर के लिए अलग, मतलब सब के लिए अलग लिख दिए। ठीक है, पी क्यू के लिए, आर एस के लिए, क्यू आर के लिए, पी एस के लिए, सॉरी एस पी के लिए। ठीक है, डायरेक्शन देख लेना आप इनके। ठीक है, इसकी पी क्यू आएगी, इसकी क्यू आर आएगी, इसकी आर एस आएगी, और इसकी ये आएगी। ठीक है, आपने अलग लिख दी। इसके बाद क्या बताया, यदि आपका जो लूप बना है ना, वो आपका क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए, मतलब सिकुड़ जाए, जैसे कि है ये आपका ऐसे सिकुड़ जाए, तो इनका एक बन जाए, तो आपका डी एल आपका क्या हो जाएगा, डेल एल जीरो हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी क्यू आर और एस पी की है ना, इनका आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो आपके क्यू आर और एस पी वाले टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगी। तो आपकी क्या बच गई, ये और ये और ये बच गए ओनली। ठीक है, और यदि आपका करली डी अपॉन करली टी बाउंडेड होता है हर जगह, तो आपका क्या हो जाएगा, करली डी अपॉन करली टी का सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो करली डी अपॉन करली टी जीरो हो गया आपका, फाइनाइट है हर जगह। तो ठीक है,
तो आपकी ओनली क्या बच गई, जे वाली टर्म बच गई आपकी, जे वाली टर्म बच गई। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका ये क्या है, जे एस आपका क्या है, परपेंडिकुलर है एन कैप्ट के, ठीक है। और जे एस आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है। जे एस आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंपोनेंट है, और वो क्या आपके डायरेक्शन एच के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसके बाद आपने लिख दिया, ये आपके 2 बचे थे और 2 आपके 0 हो गए थे, इक्वल टू आपका आ गया ये। तो डी एल आप इसमें लेंथ आपकी क्या पी क्या हुआ है, इसमें आपकी क्या आर एस है। तो आपने लिख लिया दोनों लेंथ अलग अलग, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके, ठीक है। पहले डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओनली 1 आ जाएगा, 1 का आपका करेंगे तो पी क्या करके ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपकी लेंथ क्या आ जाएगी, पी क्या, इसमें आप क्या आ जाएगी, आर एस आ जाएगी। ये आपका सिंपल होगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, आपका देखो आर एस आपका क्या नेगेटिव है, पी क्या होगी, ये हमें पता है क्योंकि ये देखो इसकी साइड आपकी पी क्या हुआ है, इसकी आर एस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ना एक दूसरे की। तो आपका क्या लिख लिया, आपने नेगेटिव साइन लिख लिया एक किससे का है, तो आपने आर एस की जगह आपने माइनस पी क्या पुट कर दिया। तो पी क्या कॉमन लेके आपका वो पी क्या इतना कर दिया आपने जैसे, ठीक है। तो आपका देखो पी क्या वो आपके क्या टेंजेंट है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, H1T माइनस H2T लिख दिया, इक्वल टू आपका होगा ये। तो ये आपके क्या आ गए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के आपके टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गए। और ये आपके 0 के इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, ये आपके के कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। बट चेंजेस बाय अमाउंट, लेकिन इनमें जो चेंजेस आ रहा है ना वो आपका किसके इक्वल, आपके जो आपका कंपोनेंट है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वो आपका क्या परपेंडिकुलर है टेंजेंशियल कंपोनेंट H के, ठीक है। हो गया। ये आपका किस केस में था, यदि आपकी क्या है कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है तब है, ठीक है। यदि आपकी कंडक्टिविटी फाइनाइट हो तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जे 0 हो जाएगा तो कंप्लीट 0 हो गया। तो आपकी ये टर्म बचेगी, इक्वल टू 0 आ गई। तो ये दोनों इक्वल हो गई, दोनों इक्वल आ गई। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, जो आपके एच के टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना वो आपकी क्या गई, कंटिन्यूस हो गया सरफेस के ऊपर, ठीक है। और ये कब हुआ, जब आपकी कंडक्टिविटी फाइनाइट है तब। और यदि आपकी इनफाइनाइट होती है तो आपकी कंटिन्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चारों कंडीशन हो गई। आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो ये बिल्कुल आसान है, आपने देखी होंगी। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में बुझ लेती हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।